नमस्कार। आज बात करते हैं आंकड़ों के पीछे की कहानी की। मतलब ये जो डेटा हम हर जगह देखते हैं वो असल में इकट्ठा कैसे होता है। सोचिए, हम हर दिन कितने आंकड़े देखते हैं। इकॉनमी कैसी चल रही है, इलेक्शन में क्या होगा, अरे मौसम कैसा रहेगा, सब कुछ नंबर्स में। पर कभी ये सोचा है कि ये आंकड़े, ये नंबर्स आखिर आते कहाँ से हैं? असल में ना, हर एक नंबर के पीछे उसे इकट्ठा करने की एक पूरी की पूरी कहानी होती है। एक प्रोसेस होता है। ये नंबर्स बस हवा में से नहीं आ जाते। तो ठीक है, चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि आखिर ये डेटा है क्या चीज। अच्छा, जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये भारत में अनाज के उत्पादन को दिखा रहा है। अब देखिए, यहाँ दो चीजें हैं जो बदल रही हैं। एक तो है साल और दूसरा है उत्पादन की मात्रा। बस इन्हीं को हम कहते हैं वेरिएबल्स। और इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है ना, जैसे 1970-71 में 108 मिलियन टन, बस वही हमारा डेटा है। तो कुल मिला के बात यह है कि डेटा एक टूल की तरह है, एक ऐसा जरिया जो हमें जानकारी देकर किसी भी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। इससे हमें कह सकते हैं कि एक साफ तस्वीर मिल जाती है। अब जब डेटा इकट्ठा करने की बात आती है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। ये एक तरह का चॉइस है। क्या हम बिल्कुल फ्रेश नया डेटा इकट्ठा करें या फिर जो डेटा पहले से मौजूद है उसी का इस्तेमाल कर लें? और बस यहीं से एंट्री होती है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की। देखिए, प्राइमरी डेटा वो है जिसे कोई रिसर्चर पहली बार एकदम फर्स्ट हैंड इकट्ठा करता है। जैसे मान लीजिए, स्टूडेंट से सीधे जाकर पूछना कि उनका फेवरेट फिल्म स्टार कौन है। दूसरी तरफ सेकेंडरी डेटा वो है जो किसी और ने पहले ही इकट्ठा कर लिया है, जैसे सरकारी रिपोर्ट्स हो गईं, वेबसाइट्स पर पड़ा डेटा हो गया या किसी और की पब्लिश की हुई रिसर्च। तो फिर सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सीधी सी बात है, इससे समय और पैसा दोनों बचता है। भाई, जो मेहनत पहले ही कोई कर चुका है उसे दोबारा क्यों करना। अच्छा, तो मान लेते हैं कि हमें खुद ही डेटा इकट्ठा करना है, मतलब प्राइमरी डेटा। तो सबसे जरूरी चीज क्या होगी? वो होंगे हमारे सवाल। तो चलिए अब देखते हैं कि अच्छे सवाल तैयार कैसे किए जाते हैं, क्योंकि सच पूछिए तो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। एक बात गांठ बांधने वाली है, सवाल किस तरह पूछा गया है ये जवाब को पूरी तरह से बदल सकता है। जरा सा भी शब्दों का हेरफेर और नतीजों पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। जैसे एक बहुत ही आम गलती है डबल नेगेटिव का इस्तेमाल करना। सवाल कुछ ऐसे होते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि स्मोकिंग बंद होनी चाहिए? अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इससे कहीं बेहतर है कि सीधा सीधा पूछा जाए, क्या आपको लगता है कि स्मोकिंग बंद होनी चाहिए? इससे जवाब बिल्कुल साफ और अनबायस्ड रहता है। बिल्कुल इसी तरह हमें लीडिंग सवालों से भी बचना चाहिए। मतलब ऐसे सवाल जो जवाब देने वाले को एक इशारा दें। जैसे अगर हम पूछें, इस बढ़िया क्वालिटी वाली चाय का स्वाद आपको कैसा लगा, तो हम पहले ही बता रहे हैं कि चाय बढ़िया है। सवाल को न्यूट्रल रखना चाहिए। बस इतना पूछना काफी है, इस चाय का स्वाद आपको कैसा लगा। और हाँ, ऐसे सवाल जो साफ ना हो उनसे भी बचना जरूरी है। मान लीजिए सवाल है, क्या आप किताबों पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं? अब ये बहुत सारा का क्या मतलब है? किसी के लिए ये 500 रुपये हो सकता है, किसी के लिए 5000। इसीलिए जैसा यहाँ दिख रहा है, साफ साफ ऑप्शन देना हमेशा बेहतर होता है। इससे जो डेटा मिलता है ना, वो एकदम सटीक होता है और उसकी तुलना भी की जा सकती है। तो ठीक है, हमारे सवाल अब तैयार हैं। अगला स्टेप क्या होगा? जाहिर है, इन सवालों के जवाब इकट्ठा करना। और इसके लिए मोटे तौर पर 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका है पर्सनल इंटरव्यू, मतलब आमने सामने बैठकर बातचीत करना। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसे मौके पे ही क्लियर किया जा सकता है। और हाँ, बात को और गहराई से समझने के लिए फॉलोअप सवाल भी पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका है मेल के जरिए क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली भेजना। ये तरीका तब बहुत काम आता है जब हमें दूर दराज के इलाकों में लोगों तक पहुंचना हो। और हाँ, इसमें खर्चा भी काफी कम होता है। और फिर आता है तीसरा तरीका, टेलीफोन इंटरव्यू। ये पर्सनल इंटरव्यू के मुकाबले सस्ता पड़ता है और इसमें टाइम भी कम लगता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। पर्सनल इंटरव्यू में रिस्पॉन्स रेट सबसे अच्छा होता है, लेकिन ये सबसे महंगा भी है। मेल वाला तरीका सस्ता तो है, पर अक्सर लोग जवाब ही नहीं देते। और टेलीफोन इंटरव्यू तेज तो है, पर हम सिर्फ उन तक ही पहुंच सकते हैं जिनके पास फोन है। तो फिर कौन सा तरीका चुने? ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी जरूरत क्या है। अब हम आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे बड़े फैसले पर,
सवाल ये है, क्या हमें आबादी में मौजूद हर एक इंसान से डेटा लेना है या फिर सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों से काम चल जाएगा? देखिए, जब कोई सर्वे ऐसा हो जिसमें पूरी की पूरी आबादी के हर एक सदस्य को शामिल किया जाए तो उसे हम जनगणना या सेंसस कहते हैं। मिसाल के तौर पर भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से देश की आबादी 121 करोड़ से भी ज्यादा थी। जरा सोचकर देखिए, 121 करोड़ लोगों तक पहुंच के डेटा इकट्ठा करना, ये कितना कितना बड़ा काम होगा। और बस इसीलिए जनगणना का एक विकल्प होता है, सैंपल सर्वे। जनगणना मतलब सेंसस में हर एक इंसान से जानकारी ली जाती है। ये एकदम सटीक होता है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह बहुत महंगा और बहुत ही ज्यादा टाइम लेने वाला काम है। वहीं दूसरी तरफ सैंपल सर्वे में हम पूरी आबादी में से एक छोटा सा हिस्सा चुनते हैं, एक ऐसा हिस्सा जो पूरी आबादी को ठीक से रिप्रेजेंट करे, मतलब उनका आईना हो। ये तरीका कहीं ज्यादा तेज है, सस्ता है और नतीजे भी काफी हद तक सटीक होते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि डेटा कोई जादू नहीं है, इसके पीछे सोच समझ कर लिए गए कई फैसले होते हैं। फैसलों की एक पूरी चेन। क्या सवाल पूछना है, सवाल कैसे पूछना है और आखिर में किससे पूछना है। तो अब जब हम ये पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, अगर मौका मिले तो ऐसा कौन सा एक सवाल होगा जो हम पूरी दुनिया से पूछना चाहेंगे।